हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं हम यूजीसी नेट का पेपर 1 का पहला जो चैप्टर है शिक्षण अभिव्यक्ति मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड। इसका लेक्चर नंबर 2 है। ये लेक्चर नंबर 1 हम इसका ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं जो मैंने बुक से पढ़ाया था। इस लेक्चर में हम अपने हैंड रिटन कलरफुल नोट से पढ़ेंगे। तो अगर आपने इसका पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। आई एम नंदिता जैन। मैंने खुद नेट क्वालिफाई किया है और मैं अब आपको अपने अनुभव के आधार पर पूरा कोर्स कराने वाली हूँ, जिसमें हम 0 से जैनित तक यानी कि 0 से शीर्ष बिंदु तक पढ़ेंगे। कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक हम स्किप नहीं करेंगे। पहले हम बुक से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कलरफुल हैंड रिटन नोट से पढ़ेंगे, फिर उसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अब तक पेपर में आए हुए हैं या आ सकते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से रीड करके लर्न कर लेंगे। ठीक है। और फिर मॉक टेस्ट हुआ करेंगे। आप मॉक टेस्ट देंगे और फिर अपना सेल्फ असिस्ट करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और हमारा जो टारगेट रहेगा हम 100% रहेगा कि हम चाहेंगे कि हमारे सारे ही क्वेश्चन सही हो, कोई भी गलत ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो टॉपिक्स कवर होंगे वो हैं एक तो शिक्षण, इसमें हम उसकी अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर और विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक होगा हमारा शिक्षार्थी की विशेषताएं। इसमें किशोर और वयस्क शिक्षार्थी जो एडल्ट्स होते हैं वो भी और जो बच्चे होते हैं उनके भी बारे में पढ़ेंगे कि एक लर्नर्स की विशेषताएं क्या होती हैं, उनकी अपेक्षाएं क्या होती हैं। अपेक्षा में इसमें शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञात्मक, व्यक्तिगत विभिन्नता वगैरह सब कुछ इसके अंदर हम रीड करेंगे। इसका थर्ड टॉपिक होगा शिक्षण प्रभावक तत्व। इसमें आएगा शिक्षक सहायक सामग्री की शिक्षक की कौन सी सहायक सामग्री होती है, मटेरियल वगैरह, संस्थागत सुविधाएं कौन सी होती हैं और शैक्षिक वातावरण क्या है। फोर्थ टॉपिक है इसका उच्च संस्थाओं में शिक्षण की पद्धतियाँ। इसमें टॉपिक होंगे अध्यापक बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ, जिसमें आएगा स्वयं प्रभा, मूक्स इत्यादि। तो यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे। और अगर यहाँ पे हमने अच्छे से पढ़ लिया तो जब इसका यूनिट आएगी हमारी हायर एजुकेशन वाली, वहाँ पे हमें बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि उसमें भी हमें यही सब पढ़ना है। इसका फिफ्थ टॉपिक है शिक्षण सहायक प्रणाली। इसमें हम परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल और आधुनिक मतलब मॉडर्न और आईटीसी आधारित जो भी प्रणालियाँ हैं वो पढ़ेंगे। और फिर आएगा हमारा मूल्यांकन प्रणालियाँ। इसमें मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन और कंप्यूटर मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। ये हमारे टॉपिक से इस चैप्टर के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शिक्षण अभिक्षमता या अभिव्यक्ति। इसे टीचिंग एप्टीट्यूड कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिक्षण क्या होता है। तो शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है जिसमें सीखने वाला ज्ञान और कौशल को अर्जित करके लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। तो जिस तरह से जैसे आप लोग शिक्षार्थी हो तो और मैं टीचर हूँ, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं शिक्षण कर रही हूँ। तो ये क्या है, एक योजनाबद्ध गतिविधि है, एक प्लानिंग की एक प्रोसेस है, प्लानिंग के साथ, जिसमें सीखने वाला ज्ञान और कौशल को, ज्ञान मतलब नॉलेज हो गया और कौशल आपका जो स्किल हो गई, उसको अर्जित करके लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। क्योंकि आप लोगों का लक्ष्य है JRF नेट क्लियर करना, जिससे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर या रिसर्च में जाकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सको। तो शिक्षण हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम अभिक्षमता। अभिक्षमता क्या होती है। अभिक्षमता का अर्थ किसी व्यक्ति की उस तत्परता, योग्यता या रुझान से है जो किसी कार्य या व्यवसाय में भावी सफलता पाने हेतु आवश्यक होती है। क्योंकि कोई कौशल होगा भावी सफलता के लिए, बहुत ज़रूरी है कि आप में कोई अभिक्षमता हो जिसे आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओ, जिसकी वृद्धि शिक्षा तथा अभ्यास के द्वारा होती है। तो स्किल्स तो सब में होती हैं, लेकिन अगर हम उसको शिक्षा ले लेते हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें वृद्धि होती है। ऐसी क्षमता, योग्यता तथा प्रतिभा प्राय जन्मजात होती है। तो कौशल जो होता है, योग्यता, क्षमता तो हमें जन्मजात होती है, बस उसे शिक्षा से थोड़ा सा उसमें वृद्धि की जा सकती है, अभ्यास के द्वारा उसे बढ़ाया जा सकता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो अभी हमने पढ़ लिया शिक्षण क्या है, अभिक्षमता क्या है। अब हम पढ़ते हैं शिक्षा क्या है। ज्ञान, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता, विद्या आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं। शिक्षा का तात्पर्य औपचारिक और अनौपचारिक रूप से आजीवन सीखते सिखाना है। ऐसा नहीं है कि अगर हम सिर्फ कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं तभी हम शिक्षा ले रहे हैं। शिक्षा तो आजीवन सीखते सिखाते रहना है। तो इसको विस्तृत अर्थ में शिक्षा का अर्थ जान सकते हैं, क्योंकि हर
समय, हर एज में हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं और कुछ दूसरे लोग भी हमसे सीखते रहते हैं, हम दूसरे लोगों से सीखते रहते हैं। क्योंकि कभी जैसे हम कभी पार्क में घूम रहे होते हैं, घर में होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सीखते ही चले जाते हैं। ठीक है, तो इसकी कोई उम्र नहीं होती, कोई टाइम नहीं होता। तो विस्तृत रूप से अगर हम इसको ब्रॉड लैंग्वेज में देखें तो शिक्षा का तात्पर्य है औपचारिक और अनौपचारिक रूप से आजीवन सीखते सिखाते रहना। लेकिन इसका अगर हम नैरो डेफिनेशन देखें संकुचित रूप में, तो शिक्षा का अर्थ औपचारिक रूप से किसी शिक्षण संस्था में शिक्षा ग्रहण करने से है। कि अगर हम कॉलेज या स्कूल में शिक्षा ग्रहण करें तो ये शिक्षण कहलाएगा। ये संकुचित परिभाषा है, और जो ऊपर वाली दी थी आजीवन सीखते रह सिखाने वाली, वो विस्तृत परिभाषा है। वर्तमान परिवेश में जो आजकल की परिस्थितियाँ, उसके हिसाब से शिक्षा का तात्पर्य है यह सारा संसार हमारा शिक्षा क्षेत्र है। तो इस संसार में हम सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ। शिक्षण की कुछ और, शिक्षा की मैंने तो थोड़ी सी परिभाषाएं और डाली हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। इसका क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है। सभी व्यक्ति, चाहे उसमें बालक हों, युवा हों, वृद्ध हों, स्त्री हों, पुरुष हों, सभी के सभी विद्यार्थी हैं और जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अतः व्यक्ति का संपूर्ण जीवन ही उसका शिक्षा काल कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति जहाँ कुछ ना कुछ दूसरों से सीखता है, साथ ही वह दूसरों को भी कुछ ना कुछ शिक्षा देता है। जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी हमें शिक्षा देती हैं। यूनेस्को ने क्या कहा है? उनके अनुसार डेलोर कमीशन 1996 में कहा गया है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि लर्निंग द ट्रेजर विद इन। इस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थियों में मानवाधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता, सहकारी भावना, रचनात्मकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, शांति, अहिंसा, प्रेम आदि मूल्य विकसित करने पर बल दिया गया है। तो इस में से मैंने कुछ जो डेफिनेशन है, कोई जो पार्ट मुझे अरिहंत की बुक से अच्छा लगा उसमें से लिया है, और कुछ पार्ट मैंने मदान की बुक से लिया है। इसके अलावा जो MCQs होंगे मैं आपको दिखाऊंगी कौन सी 4 बुक से मिलाकर मैं अपने नोट्स को बना रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। तो अभी हमने 3 चीज़ें पढ़ी, शिक्षण, अभिवृत्ति और शिक्षा। अब शिक्षण की महत्वपूर्ण परिभाषा और पढ़ते हैं, क्योंकि पेपर में किसी राइटर के हिसाब से भी ना आ सकती है कि ये डेफिनेशन किसने दी है, या तो इस तरह से आ जाएगा, या फिर किसी राइटर का नाम दे दिया जाएगा कि इसकी डेफिनेशन कौन सी है। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी वो मैंने यहाँ पे कवर की हैं। तो पहले ये दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है, ये कहा है रियोन्स ने। सेकेंड है, शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है, इसे कहा है गेज ने। B.O. स्मिथ के अनुसार अभिगम मतलब लर्निंग को अभिप्रेरित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण कहलाती है। ये आपको याद करनी पड़ेंगी डिफाइन, क्योंकि इनमें से कोई सी एक आ सकती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, कि शिक्षा जो होती है वो मनुष्य में पहले से ही विराजमान होती है। जॉन डीवी ने कहा है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पेपर में आता है क्वेश्चन। शिक्षा का सामान्य अर्थ शिक्षा प्रदान करना व शाब्दिक अर्थ सीखना या सीख देना है। ये भी इसकी डिफाइन है शिक्षा की। कुछ और डिफाइन देख लेते हैं। शिक्षा परिवेश में शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में अधिगम करके सीखने की गतिशीलता लाना है, न केवल सीखते रहना बल्कि बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बिठाना भी है। कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थियों में लर्निंग करके पहले तो सीखना है, उसमें गतिशीलता लाना है, और केवल सीखते ही नहीं रहना बल्कि जो चीज़ हमें सीखने से नहीं आ रही है तो हमें बार बार उसका अभ्यास करके बलपूर्वक उस ज्ञान को मस्तिष्क में बिठाना है। जैसे हम छोटे बच्चों को टेबल्स रटवाते हैं तो उन्हें कई वो सिखा तो रही हैं, लेकिन अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है, हमें रटाने पर भी जोर देना पड़ता है। जब हम इसके आगे के वो पढ़ेंगे ना कि कितने टाइप्स का शिक्षण होता है, उसमें इसको पढ़ेंगे। ये पहला स्टेप होता है। ठीक है, टोटल 3 स्टेप्स हैं जो आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे। एक नेक्स्ट डिफाइन है, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत से कारक शामिल होते हैं। सीखने वाला इस प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान तथा कौशल को अर्जित करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। इस प्रकार शिक्षण मानवीय मूल्यों को विकसित करता है। शिक्षण पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य चरों जो वायरेबल्स होते हैं, जो शिक्षार्थी शिक्षक को हेल्पफुल होते हैं, उनको सुव्यवस्थित तरीके से यानी कि बहुत ही अरेंज तरीके से संगठित करने की प्रक्रिया को भी शिक्षण कहा जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। शिक्षण से क्या होता है, जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो एक उद्देश्यपूर्ण दिशा है जिसमें हमें एक डायरेक्शन में जाना है जो हमारे गोल को अचीव करवा सके।
शिक्षण शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभव के आधार पर उनमें अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षक होते हैं, टीचर्स होते हैं, जब वो पढ़ाते हैं, शिक्षण देते हैं, तो जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट्स, उनको अपने अनुभव के आधार पर स्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। जैसे कि अभी जो चीज़ आपको नहीं आ रही, उसके बाद अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो अपने अनुभव के आधार पर जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो उसमें क्या होगा कि जब वो पढ़ लोगे तो आप में भी स्थायी परिवर्तन आ जाएगा। उसी को शिक्षण कहा जाता है। एक और डिफाइन है, शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक और बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। ये कहा है अरस्तु ने, बहुत इंपॉर्टेंट डिफाइन है। तो ये डिफ़ाइन जितनी मुझे अच्छी लगी वो मैंने लिख ली। इसके लिए वैसे मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है कि अगर मुझे जैसी कोई और अच्छी डिफाइंस मिलेंगी मैं इसमें कवर कर लूँगी। तो अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि भाई शिक्षा क्या है। अब शिक्षण से संबंधित हम टीचिंग से संबंधित कुछ अवधारणाएं पढ़ते हैं। तो शिक्षण के टोटल 3 आधार हैं, 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। तो इसमें हमें 3 प्रश्नों का उत्तर मिलता है, क्या, क्यों और कैसे। क्यों का उत्तर मिलता है दर्शन शास्त्र के द्वारा, क्या का उत्तर मिलता है समाजशास्त्र द्वारा और कैसे का उत्तर मिलता है मनोविज्ञान द्वारा। अतः शिक्षा का मूल आधार क्या है, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान। ये वाला टॉपिक मैंने मतान की बुक से कवर किया है। तो पहला तो हमारा क्या है कि हम क्या पढ़ें, शिक्षण के 3 आधार। तो शिक्षण से संबंधित अवधारणाओं में पहला हो गया शिक्षण के 3 आधार, जिसमें हमने पढ़ा क्यों, क्या और कैसे का उत्तर। दूसरा है आदर्शवाद। तो आदर्शवाद नैतिक मूल्यों को इसमें पढ़ेंगे, आध्यात्मिकता होती है, आत्म अनुभूति होती है, आत्म अनुशासन होता है और व्यक्तित्व का विकास होता है। तो ये आदर्शवाद कहलाता है। ये भी शिक्षण की जो है संबंधित अवधारणा है। फिर है प्रकृतिवाद। प्रकृति को ही शिक्षक माना गया है। पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल, क्योंकि नेचर को ही जब शिक्षक मान लिया गया है तो बुक की नॉलेज पर जो स्ट्रेस है वो कम दिया जाता है और प्रकृति से चीज़ों को सीखा जाता है। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण होता है प्रकृतिवाद में, और शिक्षक का कार्य छात्रों के विकास के लिए वातावरण तैयार करना होता है। और निषेधात्मक शिक्षा भी सम्मिलित होती है इसमें। असत्य मार्ग से बचने के लिए भी निषेधात्मक होता है, मतलब जो चीज़ गलत है उस मार्ग से बचने की भी शिक्षा होती है। जैसे हम बचपन में बच्चों को सिखाते हैं कि आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए इत्यादि। फिर क्रिया द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कुछ करके सीखो। एक होता है कि सिर्फ पढ़ाते जाओ या पढ़ते जाओ, तो एक होता है कि सिर्फ इससे हमारी ओरल प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिकली नहीं होती। तो इसमें कहा गया है कि क्रिया द्वारा सीखना, यानी कि प्रैक्टिकली देख करके भी देखना है। फिर होता है अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस। इंद्रियों द्वारा सीखना, यानी कि ऑब्जर्वेशन करके भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि हमें लगता है कि मान लो कोई चीज़ गर्म है और हम उसे टच कर रहे हैं, तो एकदम जैसे टच कर रहे हैं और हमें नहीं पता कि वो गर्म है, तो एकदम हम अपना हाथ हटा लेते हैं। तो आगे से हम इस बात पे ध्यान रखेंगे कि ये चीज़ गर्म हो सकती है और हमें उस पर हाथ नहीं रखना है। इसी तरह जैसे होता है कि बच्चे को अगर आप पेड़ पर चढ़ने से रोकोगे तो वो ज़रूर चढ़ेगा, तो ठीक है उसे चढ़ने दो, और जब वो गिरेगा या उसे चोट लगेगी तो उसे अपने अनुभव से पता चल जाएगा, फिर वो ऐसा नहीं करेगा। तो इसे कहते हैं इंद्रियों द्वारा शिक्षण। और एक होता है प्लेवे, क्रीड़ा द्वारा। जैसे कि प्लेवे स्कूल्स होते हैं, बच्चों को स्टार्टिंग में स्कूल में डाला जाता है, जैसे कि सीधा किताबी नॉलेज ना दी जाए, उसे प्लेवे तरीके से सिखाया जाए सीखने के लिए। जैसे क्ले दे दिया गया है या फिर थोड़े से ब्लॉक्स वगैरह देकर उसको उससे सिखाया जाता है, या गेम खेल खेल में उसे सिखा दिया जाता है। फिर इसका 4th है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद में हम पढ़ेंगे प्रयोजनवाद के प्रतिपादक, जिसे जॉन डेवी ने लिखा है। इनको इसका वो माना जाता है, जनक माना जाता है। इसके फादर ऑफ प्रैग्नैंसी के जो हैं जनक, वो हैं जॉन डेवी। क्रियाशीलता व व्यवहारिकता का प्रमुख स्थान होता है इसमें। अन्य नाम इसका प्रयोगवाद है, एक्सपेरिमेंटलिज्म भी इसे कहा जाता है। और ये किसकी देन है, ये अमेरिका की देन है। पूर्व निश्चित आदर्शों या सत्य का कोई इसमें स्थान नहीं होता, जो भी है अभी है, कोई जो आदर्श वगैरह को इसमें यूज़ नहीं किया जाता। अनुभव ही समूल्य की कसौटी होती है, अनुभव ही ज्ञान का आधार होता है। ये मान के चलते थे जॉन डेवी की अनुभव के द्वारा, एक्सपेरिमेंट से ही सब सीख पाते हैं, उसके ही ज्ञान का आधार होता है। जैसे कि पहले के लोग कम पढ़े लिखे होते थे, लेकिन उनका अनुभव इतना अच्छा होता था कि अपने अनुभव के आधार पर वो आने वाली जनरेशन को अपना ज्ञान देते थे। इसी के आधार पर क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली की भी जो सिस्टम है उसे बनाया गया है, वो आरंभ हुई है। किसके आधार पर, प्रयोगवाद के आधार पर। 5th है अस्तित्ववाद। हालांकि पेपर में इतना इसमें से कुछ खास आता नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक को कवर कर लेना चाहिए। तो इसके जो अस्तित्ववाद है ना,
इसके प्रतिपादक यानी कि इनके फादर कौन है? किर्केगार्ड। इन्होंने ही इसको इन्वेंट किया था। वो कहते हैं कि मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा अस्तित्व है। तो कहते हैं अस्तित्ववाद ही सब कुछ है, कि मैं हूँ और मेरे जो अस्तित्व है इसलिए मैं सोचता हूँ, और मैं सोचता हूँ इसलिए मेरा अस्तित्व है। क्योंकि अगर मैं कोई चीज़ कम कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा अस्तित्व है इसलिए मैं ये काम कर पा रही हूँ। तो वो अस्तित्ववाद पर ज़्यादा जोर देते थे। व्यक्तित्ववाद पर अधिक बल। अब अस्तित्व तो सबका अलग अलग होता है, व्यक्ति वाइज होता है, तो इसलिए इसको व्यक्तिवाद पर अधिक बल उन्होंने दिया। इंडिविजुअलिज्म पर आधारित है उनका ये सिद्धांत। फिर अस्तित्ववाद का मूल मंत्र क्या है? अपने आप को जानो, कि पहले खुद को जानो कि आप क्या हो, और उसी के बेस पर हम अपने आप को, अपने अनुभवों को प्राप्त करेंगे। तो शिक्षक का कर्तव्य है कि वे छात्रों में मौलिकता, सृजनशीलता, सक्रियता, मानवतावादी दृष्टिकोण उत्पन्न करने में सहायक बने। तो जैसे अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा क्या कर्तव्य है कि मैं आपको इसकी जो मौलिकता है, सृजन शक्ति है, जैसे मैंने नोट्स बनाए तो आपको भी लगेगा कि हम भी ऐसे नोट्स बना सकते हैं, हम इससे मैडम से बेहतर बना सकते हैं। ये सक्रियता है और मानवतावादी दृष्टिकोण उत्पन्न करने में सहायक बनना, यही सब चीज़ एक शिक्षक का कर्तव्य होता है। फिर है योग, एक्सरसाइज। भारतीय दर्शन में 6 रूपों में योग एक है। उसके टोटल 6 दर्शन भारतीय दर्शन है, उनमें 6 रूपों में से एक योग है। इसके रचयिता है पतंजलि। इसको याद कर लीजिए ना कि भारतीय दर्शन शास्त्र के जो रचयिता कौन है? पतंजलि। अभी हमने किर्केगार्ड का और उसका भी पढ़ा था, जॉन डीवी का। इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। योग मन की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की एक विद्या है, मात्र शारीरिक व्यायाम नहीं। तो हम एक्सरसाइज से हम ये नहीं कह सकते कि हम फिजिकली एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं, ये मन को भी की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की एक विद्या होती है, जैसे मेडिटेशन हो गया। मुख्य रूप से इसके 8 घटक हैं। पहला आत्मनियंत्रण, दूसरा है नियम, थर्ड है आसन, फोर्थ प्राणायाम, प्रत्याहार है 5वां नंबर, छठा है धारणा, 7वां है ध्यान और 8वां है समाधि, जिसको मेडिटेशन कहते हैं। तो ये टोटल 8 घटक हैं। तो सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज करना ही योग नहीं कहलाता, इन 8 को लेते हैं तभी पूरा वो प्रॉपर तरीके से योग होता है। तो ये हमने कवर कर लिया कि भाई इसकी अवधारणाएं क्या थी। अब हम पढ़ेंगे शिक्षण की प्रकृति, प्रक्रिया, उसकी विशेषताएं। तो प्रकृति या प्रक्रिया हिंदी में अलग है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ टीचिंग, कि इसकी नेचर क्या है। इसमें मैंने इंग्लिश लिखा नहीं है इसका मीनिंग, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए कि प्रकृति और प्रक्रिया में अगर नेचर पूछा जाए तो आप ये सब बताओगे। पहला है भौतिक गतिविधि, दूसरा है व्यावसायिक क्रिया, थर्ड है विविध रूप, जैसे औपचारिक हो सकती है, अनौपचारिक हो सकती है, निर्देशात्मक हो सकती है और अनुदेशात्मक भी हो सकती है। निर्देशात्मक और अनुदेशात्मक हम आगे कवर करेंगे। अवलोकन व विश्लेषण का वैज्ञानिक ढंग होता है। ये संप्रेषण कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल का आधिपत्य होता है इसमें, क्योंकि शिक्षण और शिक्षा कम्युनिकेशन स्किल से ही बन सकती है। संप्रेषण होना चाहिए, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हो, तो यही संप्रेषण कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल होती है। तो अगर आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है तो ये जो है शिक्षा अच्छी तरीके से हो पाएगी। लेकिन अगर मैं कुछ बोल रही हूँ और आप वो नहीं समझ पा रहे हो, या तो मेरी वॉइस आपको क्लियर नहीं है, या मेरी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, तो किसी भी तरीके से अगर संप्रेषण कौशल नहीं हो पाता तो शिक्षा संभव नहीं हो पाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि संप्रेषण कौशल का इसमें आधिपत्य होता है। शिक्षक के परिश्रम का परिणाम होता है कि अगर हम अपने विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से पढ़ा पाते हैं तो अपने तरीके से बहुत अच्छा परिश्रम करके हम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाएं, तो तभी वो बच्चे हैं वो सीख पाते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो यही शिक्षा के परिश्रम का परिणाम होता है शिक्षा। इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, जो मुझे सूचनाएं पता है वो मैं आपको बताऊंगी। और अगर आपको इसके बारे में कुछ और नॉलेज और आप पूछ सकते हो कि भी ये भी इसमें आ सकता है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में पता कर सकते हो। तो इसे कहते हैं सूचनाओं का आदान प्रदान। छात्रों के बौद्धिक चरित्र का निर्माण होता है इसमें, क्योंकि डेफिनेटली जब हम पढ़ लिख जाते हैं तो हम बिल्कुल अच्छी चीज़ें ही अपने चरित्र में इंक्लूड करते हैं, अपना कैरेक्टर बहुत अच्छा बनाते हैं। तो यही बौद्धिक चरित्र का निर्माण होता है शिक्षा से। फिर है सहयोग और भाईचारे की भावना का विकास और विद्यार्थियों का मार्गदर्शक व प्रगति। शिक्षण कला विज्ञान दोनों हैं, तो शिक्षण को हम आर्ट भी कह सकते हैं और साइंस भी कह सकते हैं। शिक्षण वातावरण गतिशील होता है, इसमें कुछ ना कुछ चलता रहता है, स्टैटिक नहीं होता। अगर मैं जैसे आपको कुछ पढ़ा रही हूँ तो आप सीख रहे हो, तो ये सब गतिशील होता है, डायनेमिक होता है।
इसके विभिन्न लेवल हैं जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे भी। और ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है क्योंकि इसमें 3 चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट, फिर टीचर और साथ में स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो इन तीनों से ही मिलकर शिक्षा मोस्टली संभव हो पाती है। तो इसे त्रिध्रुवीय प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो ये हमारा ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, शिक्षण का उद्देश्य क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स में 3 लोगों ने इसको उद्देश्य बताए हैं। एक तो ब्लूम का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लूम, और दूसरा है गैगने और ब्रिग्स के हिसाब से उन्होंने कैसे क्लासीफाई किया है। तो इस क्लास में हम ये ही पढ़ेंगे, यहाँ तक ही पढ़ेंगे जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो फिलहाल हम पढ़ते हैं ब्लूम का वर्गीकरण। डिटेल में हम बुक से पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको मैंने पहले वाले लेक्चर में बता दिया है ब्लूम का वर्गीकरण बुक से। अब हम इसको नोट से पढ़ लेते हैं। तो ब्लूम का वर्गीकरण में हमारा है पहला ज्ञानात्मक, दूसरा है भावनात्मक, तीसरा है मनोसंचालित। तो ज्ञानात्मक में हमारा आता है एक तो ज्ञान, फिर सेकंड है बोध, थर्ड है उपयोग, फोर्थ है विश्लेषण, फिफ्थ है संश्लेषण और सिक्स्थ है मूल्यांकन। ज्ञान मतलब नॉलेज, बोध मतलब कंप्रीहेंशन, उपयोग मतलब एप्लीकेशन करके देखते हैं हम उसे, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, फिर हम सिंथेसाइज करते हैं। एनालाइज होता है किसी चीज़ को डिटेल में बताना, छोटी सी चीज़ को पूरी तरीके से विश्लेषण करना, उसका एनालाइज करना। और सिंथेसाइज इसे उल्टा होता है, बहुत बड़ी चीज़ को हम बिल्कुल समरी में ले आते हैं कि भाई इन शॉर्ट हम कहना क्या चाहते हैं, इन ब्रीफली हमें क्या समझना है, उसे सिंथेसिस कहते हैं। और फिर एवेल्यूशन करना। तो ज्ञानात्मक में ये 6 चीज़ें आती हैं। सेकंड है इनका भावात्मक, इसमें किया जाता है आकलन, आग्रहण, प्रतिक्रिया, संयोजन और निरूपण। 5 है ये। पेपर में इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है कि भावनात्मक में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो उसमें से कोई 4 दी जाएंगी। ठीक है, तो अगर ये सभी होंगी तो आप ये सभी पे उत्तर दोगे, और अगर नहीं तो 1 या 2 जो भी होंगी, 1-2 गलत दे रखी होंगी। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको बताइए कि कैसे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चार्ट को बहुत अच्छे से कर लेना। तो आकलन मतलब किसी चीज़ की वैल्यूइंग करना, आग्रहण मतलब रिसीविंग करना, प्रतिक्रिया उसको लिए रिस्पॉन्ड देना, संयोजन करना मतलब उसको ऑर्गेनाइज करना, और निरूपण मतलब उसको करेक्टराइजेशन करना उसका। फिर है मनोसंचालित, इसमें होता है हस्तकौशल, इसके मैनिपुलेशन, दूसरा है प्रतिरूपता, इमिटेशन, थर्ड है अभिव्यक्ति यानी कि आर्टिकुलेशन, और परिशुद्धता मतलब प्रिसीशन, और फिफ्थ है उसका प्रकृतिकरण, नेचुरलाइजेशन। ठीक है, तो ये बहुत चार्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो ब्लूम ने क्या वर्गीकरण किया है, ब्लूम ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोसंचालित। और ज्ञानात्मक के 6 पार्ट हैं, भावनात्मक के 5 पार्ट हैं, और मनोसंचालित के भी 5 पार्ट हैं। ये आपको बाय हार्ट लर्न करना होगा। फिर आ गया है आपका गैंगने और ब्रिग्स का वर्गीकरण। उन्होंने भी इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले बात तो ज्ञानात्मक रणनीतियाँ, इसको कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज कहा जाता है। दूसरा है बौद्धिक कौशल, इनको इंटेलेक्चुअल स्किल कहा जाता है। तीसरा है मनोदृष्टि, एटीट्यूड। फोर्थ है मौखिक सूचना, ओरल इंफॉर्मेशन। और फिफ्थ है संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता, इसको मोटर स्किल एंड फिजिकलाइजेशन भी कहा जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। तो देखिए ये 4 बुक्स हैं जिनसे मैं नोट्स बना रही हूँ। पहला है हमारी हरियंत की बुक, और ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है क्योंकि मैंने अभी 2021 में ही अपना नेट एग्ज़ाम दिया था, उसकी आंसर की आ चुकी है, मैं क्वालीफाई कर चुकी हूँ, फाइनल रिजल्ट आना बाकी है अभी। फिर है NTA UGC की हमारी मदान की बुक, ये है 3rd वाली बुक है हमारी, ये डॉक्टर रानी उषा जैन ने लिखी है। और 25 प्रैक्टिस पेपर हैं इसमें, लेकिन कुछ क्वेश्चन के आंसर्स गलत हैं, वो मैं यहीं आपको करेक्ट करा दूँगी। और फिर एक है हमारी इसमें 28 सॉल्व पेपर हैं और 25 प्रैक्टिस पेपर हैं, इनको भी हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो डेफिनेटली ये 4 बुक से जब मैं नोट्स बना रही हूँ, थ्योरी उसमें से हो जाएगी और सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। साथ ही ये ओल्ड ईयर्स के पेपर्स हैं, कुछ प्रैक्टिस पेपर्स हैं। अगर आपने इतनी प्रिपरेशन कर ली तो डेफिनेटली आपको 4 मार्क्स लेने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जब आप इतनी अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो सारे ही क्वेश्चंस आपको आते होंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।